हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसको क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस उपलब्ध होंगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में पाए जाने वाले कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, जिनके पास क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र क्या है? ऐसे दो उपग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। अब जब हम जा रहे हैं कि सौर मंडल को, तो सौर मंडल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सौर मंडल का कहा जाए कि सबसे मुख्य सदस्य कौन होता है। सौर परिवार का सबसे मुख्य सदस्य कौन है? तो कहेंगे कौन है? सूर्य। क्या कौन है? यह सूर्य क्या है? सौर मंडल का सबसे मुख्य सदस्य या सौर परिवार का सबसे मुख्य सदस्य या मेन सदस्य है। तो हम देखेंगे कि ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। अब हम देखेंगे कि जो ग्रह हैं यह सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि सबसे पास कौन है, सबसे दूर कौन है। आपका हो गया सूर्य, इसके बाद कौन है? बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, फिर इसके बाद अरुण, फिर इसके बाद वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। अब हम देखेंगे सबसे पास कौन है, तो बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। अब यहाँ पर एक क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। एक क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या है? यह क्या होते हैं? आकार में बहुत छोटे होते हैं, या पूर्णतः गोल नहीं होते, कुछ चपटे नुमा होते हैं। और क्या होते हैं? यह ग्रहों के आकार के अनुसार क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और क्या करते हैं? यह जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो क्या होते हैं? आपस में लगभग सट जाते हैं, या क्या होते हैं? इसलिए एक पट्टी सी बन जाती है, इसलिए क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यह बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इधर 4 ग्रह हैं, इधर 4 ग्रह हैं, इधर 4 ग्रह हैं और इधर 4 ग्रह हैं। तो ये जो चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को समूह हम क्या कहेंगे? इन चारों ग्रहों के समूह को हम क्या कहेंगे या किस नाम से जानेंगे? तो पहला देखते हैं, यह जो है पहले इसको किस नाम से जानेंगे? आंतरिक ग्रह। क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। दूसरा किस नाम से जानेंगे? दूसरा आपका हो जाएगा ठोस ग्रह। तीसरे किस नाम से जानेंगे? पृथ्वी ग्रह। अब देखिए, यह आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है, जब सूर्य से हम चलते हैं तो सूर्य से चलते हुए दूरी के क्रम में क्या है, यह चारों ग्रह क्या हैं? क्षुद्र ग्रह से या सूर्य से देखेंगे तो सूर्य के क्या है? अंदर की तरफ, इसलिए हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनको पृथ्वी ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी ग्रह इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? आकार में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी ग्रह के नाम से कहते हैं। अब देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो पहले देखेंगे, हमने इसको आंतरिक कहा तो इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। दूसरा किस नाम से जानेंगे? हमने इसको ठोस कहा तो इसको क्या कहेंगे? गैसीय ग्रह। क्या कहेंगे? गैसीय ग्रह। तीसरा क्या कहेंगे? बृहस्पति ग्रह। क्यों? क्योंकि इन चारों के समूह में बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। यदि देखा जाए कि ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है तो बृहस्पति। कौन है सबसे बड़ा? बृहस्पति है। सबसे छोटा कहा जाए तो कौन है? बुध है। अब हम देखेंगे कि यह चारों के समूह, इन चारों के समूह को आंतरिक ग्रह कहा, ठोस ग्रह कहा, पृथ्वी कहा। इन चारों के समूह को बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह और बृहस्पति ग्रह कहा। अब हम देखेंगे
कि यह जो सूर्य है, यह सूर्य सबसे पास कौन है? बुध है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन कर लेगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि सबसे पास यह है तो सबसे कम समय में कौन परिक्रमा पूरी करेगा? बुध। बुध, क्योंकि इसको यहाँ से चलकर यहाँ जाना है, इसलिए क्या करेगा? वह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। यदि कहा जाए कि सबसे अधिक समय कौन लेता है परिक्रमा करने में सूर्य की, कौन सा ग्रह है? तो कौन? अरुण। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से जाना है, फिर यहाँ आना, इसके बाद यहाँ जाना है, तो सबसे अधिक समय कौन ले रहा है? वरुण ले रहा है। वरुण ले रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन सब ग्रहों का इंग्लिश नाम क्या है हमको याद रहता है, लेकिन ये दो ऐसे ग्रह जिनका इंग्लिश नाम क्या होता है हमें भूल जाता है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यूरेनस किसे कहते हैं, नेपच्यून किसे कहते हैं। तो हमें सिर्फ याद रखना यू और यहाँ पर याद रखना यन, यू यन याद रखना, यू यन। तो यू को क्या कहेंगे? यूरेनस। यन को क्या कहेंगे? नेपच्यून। क्या कहेंगे? नेपच्यून। यू यन, इतना याद रखेंगे। यू से अरुण, यहाँ अरुण वरुण, यहाँ यू यन। यू से यूरेनस और यन से नेपच्यून कहेंगे। अब हम कहेंगे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सबसे पास बुध है, तो सबसे गर्म कौन होगा? बुध। लेकिन यह क्या है? गलत है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि जो शुक्र ग्रह है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? सबसे अधिक पाई जाती है और इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सूर्य की किरणों को क्या करता है? वह जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है और जिससे क्या होता है वहाँ पर यह ग्रह क्या होता है? सबसे अधिक गर्म हो जाता है। इसलिए क्या है? शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, या वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किस गैस की है? तो हम देखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। यह नाइट्रोजन कितने परसेंट? अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78.8%। 78.8%, या इसी को क्या कहते हैं? 78% भी कह सकते हैं, 78%। अब दूसरे नंबर देखेंगे ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। यह क्या है? 20.93%, 21% भी कह सकते हैं, या 21% भी कह सकते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे आर्गन गैस। इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.93%, 0.93%। इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह कितना पाया जाता है? 0.03%। तो हमने देखा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन कितना? 78.08% या 78% कह सकते हैं। ऑक्सीजन 20.93% या 21%। आर्गन 0.93% या 93% और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके बाद बची हुई अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई तरीके की परतें पाई जाती हैं। यह जो वायुमंडल है, जानते हैं कि वायुमंडल, हम कहते हैं कि पृथ्वी पर, जो हमारे पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं, लेकिन क्या है वास्तविक? क्या है वह वास्तविक? जो है हम कहते हैं स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल। लेकिन क्या है वास्तविक? क्या है? यह जो पृथ्वी पर 2 ही पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्या है? 2 ही मंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल और जलमंडल। स्थल मंडल और जलमंडल। जबकि वायुमंडल क्या है? यह वायुमंडल जो है यह क्या है? यह पृथ्वी, यह मान लीजिए क्या है? पृथ्वी की चारों ओर क्या है? वायुमंडल मतलब पृथ्वी की चारों ओर गैसों का बना या गैसों का बना, ये क्या होता है? आवरण। यह पृथ्वी की चारों तरफ पाई जाती है। यदि कहा जाए कि यह कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो हम कहेंगे 100%। क्योंकि क्या है? यह अकेले ही क्या होती है? यह पृथ्वी की चारों पाई जाती है, जब ना कि पृथ्वी पर पाई जाती है।
तो हम देखेंगे कि इनकी परतें होती हैं। वायुमंडल में क्या होती हैं? परतें होती हैं, परतें होती हैं। मान लीजिए क्या है आपका, यह हो गया पृथ्वी, यह क्या है? यह पृथ्वी है। यदि कहेंगे कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी पर से स्टार्ट कौन सा सबसे पहले कौन सा आता है, कौन सा मंडल आता है? तो कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल। इसके बाद दूसरा मंडल कौन आता है? समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। तीसरा मंडल कौन आता है? आ जाएगा आपका मध्य मंडल। क्या हो जाएगा आपका? मध्य मंडल। इसके ऊपर आपका आयन मंडल। क्या हो जाएगा आपका? आयन मंडल। इसके ऊपर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल या इसी को बहिर्मंडल कहते हैं, बाह्य मंडल और या बहिर्मंडल। हमने देखा कि क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली क्या है? ये परतें हैं। यह क्या है? तो यह पृथ्वी है। यह क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब हम देखते हैं कि यह जो क्षोभ मंडल है, यह क्या कहेंगे? यदि कहा जाए कि वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन है? वायुमंडल। कौन है? सॉरी, क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। क्या है? इसलिए क्या करता है? सूर्य की किरणों को जल्दी अवशोषित करता है, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए क्या होता है? यह सबसे गर्म मंडल, या सबसे क्या है? गर्म मंडल है। इसके बाद इससे बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि जो क्षोभ मंडल है या जो मौसम संबंधी घटनाएं या मेघ गर्जन की या बादल बनने की जो घटना होती है वह किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं किस मंडल में पाई जाएंगी? आपका क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में पाई जाएंगी। अब देखेंगे समताप मंडल। यह समताप मंडल, जो समताप मंडल से क्वेश्चन बनते हैं कि वायुयान उड़ाने के लिए, वायुयान या उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है? सबसे अनुकूल मंडल कौन सा है? तो कौन है? समताप मंडल। कौन है? समताप मंडल। यह क्या है? वायुयान। क्योंकि क्या हो, यहाँ पर मौसम क्या होता है? एक जैसा, एक समान रहता है। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, या इसलिए वायुयान को यहाँ पर उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल कहा जाता है। उसके बाद मध्य मंडल आता है। यहीं पर क्या होता है? ओजोन परत भी पाई जाती है। क्या है? ओजोन परत भी पाई जाती। कहाँ में? समताप मंडल में। उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल यदि कहा जाए, यहाँ पर आयनिक गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? आयनिक गुण पाए जाते हैं। और बाह्य मंडल में क्या होता है? यहाँ पर क्या है? जैसे उपग्रह को क्या करता है? प्रक्षेपित किया जाता है। उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। यदि देखा जाए कि इनकी दूरी क्या है, इनकी दूरी क्या है, तो कहेंगे कि जो क्षोभ मंडल है, यह जो क्षोभ मंडल है, यह क्या है? इसकी दूरी अलग अलग है। क्या है? इसकी ऊंचाई, सॉरी दूरी नहीं, ऊंचाई क्या है? अलग अलग है। यदि कहा जाए कि ध्रुवों पर, मान लीजिए यह क्या है? ध्रुवों पर, इसकी क्या है? ऊंचाई ध्रुवों पर है। ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर। कितनी है? 8। पृथ्वी से 8 किलोमीटर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। यदि कहा जाए कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे फिर क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। इसके बाद समताप मंडल से मध्य मंडल की 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। अब हम देखेंगे जो यह आयन मंडल है, क्या है? यह जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल से आयन मंडल की ऊंचाई देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 640। कितना हो जाएगा आपका? 640 किलोमीटर। 640। यदि कहा जाए बाह्य मंडल, तो बाह्य मंडल का क्या है? बाह्य मंडल की कोई ऊंचाई तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। हमने देखा कि क्या है? क्षोभ मंडल की ध्रुव पर ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। यदि विषुवत रेखा पर देखी जाए 18 किलोमीटर। और यदि क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ऊंचाई तो 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर और आयन मंडल की 640 किलोमीटर। और बाह्य मंडल की ऊंचाई निर्धारित नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि भारत की पहली, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की पहली रामसर साइट कौन है? चिल्का झील। कौन है?
चिल्का झील। यह कौन है? चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अब हम जानेंगे कि रामसर साइट होती क्या है। रामसर साइट, रामसर साइट का मतलब क्या है? दलदली भूमि। क्या? दलदली भूमि, या कहेंगे नम भूमि, नमी या नम भूमि कह देंगे, नम भूमि। इसी को क्या कहते हैं? और वेटलैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड्स। रामसर साइट, रामसर साइट अर्थात कैसे कहेंगे? आर्द्र भूमि। क्या कहेंगे? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। तो दलदली भूमि, नम भूमि और वेटलैंड्स कहते हैं, वेटलैंड्स कहते हैं रामसर साइट। अब हम देखेंगे कि रामसर साइट जो है यह क्या है? एक हुआ था रामसर समझौता। क्या हुआ था? रामसर समझौता, रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था ईरान में। कहाँ हुआ था? ईरान में। किस स्थान पर? ईरान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? रामसर। क्या है? रामसर। इसलिए इसका रामसर समझौता, यह जो ईरान में हुआ था रामसर रामसर शहर में, इसलिए इसको रामसर समझौता कहा गया। यह हुआ था कब? 2 फरवरी 1971। 1971 को यह समझौता हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या होता है? आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो रामसर समझौता, यह है रामसर समझौता जो हुआ था, हमने देखा कि ईरान में हुआ था। अब हम देखेंगे कि जो भारत में, यह जो भारत है, रामसर समझौता की जो यह चिल्का झील है, इसको कब शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया 1981 में। इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1981 में। कहेंगे कि क्या सिर्फ चिल्का झील को ही 1981 में शामिल किया गया? तो कहेंगे नहीं, इसके साथ 1981 में 2 रामसर साइट को शामिल किया गया था। रामसर 2 स्थानों को, भारत के 2 स्थानों को रामसर साइट में, पहला है क्या? पहला है चिल्का झील उड़ीसा। दूसरा है केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य। यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। तो चिल्का झील और केवलादेव दोनों को कब शामिल किया गया था? 1981 में। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट या सबसे पहले किसे शामिल किया गया, तो हम उत्तर क्या देंगे? चिल्का झील ही देंगे। उत्तर क्या देंगे? चिल्का झील ही देंगे। अब हम देखेंगे कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं। भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? वर्तमान में 42 रामसर साइट। कितनी है? 42 रामसर साइट है। ये हमने देखा कि पहली रामसर साइट कौन है? यह चिल्का झील है। यदि कहा जाए कि सबसे लास्ट की या 42वीं रामसर साइट कौन सी है, सबसे बाद में किसको शामिल किया गया है, तो तसोकर झील। कौन सी है? तसोकर झील। कहीं कहीं सोकर झील भी दिया होता है, सोकर झील भी दिया होगा। यह कहाँ है? यह लद्दाख में है। कहाँ पर है? यह लद्दाख में है। इसे कब शामिल किया गया? सन 2020 में। सन 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल किया गया। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे नई या 42वीं रामसर साइट कौन है, तो तसोकर झील कहाँ पड़ती है? जो लद्दाख में है, उसको क्या है? वही सबसे नई या सबसे बाद में, या क्या है? सबसे बाद में शामिल की गई। अब हम देखेंगे जो रामसर साइट है, यह रामसर साइट में एक लोकटक झील है। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें इसको देखेंगे कि जो है यह लोकटक झील क्या है? आपका लोकटक झील है। लोकटक झील यह कहाँ पड़ती है? यह पड़ती है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। लोकटक झील के अंदर ही क्या है? एक काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील के अंदर ही क्या है? एक काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पर क्या है? इसी को हम क्या करते हैं? तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यदि क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ का, मणिपुर का। यहीं पर एक होता है डांसिंग डियर, डांसिंग डियर पाया जाता है, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर पाया जाता है। तो डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यदि कहा जाए कि सबसे अधिक भारत में जब 42 रामसर साइट पाई जाती हैं तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है, सबसे अधिक रामसर साइट पाई जाती हैं, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 8 रामसर साइट पाई जाती है। कितनी, 8 रामसर साइट पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी, 8 पाई जाती हैं। यदि कहा जाए कि जो भारत है यह जो 1971 में समझौता हुआ, तो 1971 में यह जो समझौता हुआ तो क्या उस समय भारत इसमें शामिल था, तो हम कहेंगे नहीं। क्या था, नहीं शामिल था। यह शामिल हुआ 1982 में। अब कहेंगे कि यदि 1982 में यह शामिल हुआ तो 1981 में इसको कैसे चुन लिया गया, तो क्या है, जब यह रामसर समझौता हुआ तो क्या उसमें भारत क्या था, प्रेजेंट था, उसमें भारत क्या था, प्रेजेंट था कि, लेकिन यह क्या वह कन्फर्म नहीं किया था कि हम क्या करेंगे, इस रामसर समझौते में शामिल होंगे, रामसर समझौते में शामिल हो गया, कहेंगे कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, कन्फर्मेशन नहीं दिया था। तो उन्होंने 1982 में, सन 1982 में क्या किया, हस्ताक्षर किया। किसने, भारत ने। क्या हुआ, भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया और पूर्णतया शामिल हो गया, पूर्णतया शामिल हो गया। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, सीरीज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यह सारनाथ वाराणसी में। यह सारनाथ एक स्थान है, कहाँ पर, वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। अब हम कहेंगे कि महात्मा बुद्ध, थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म देखेंगे, जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। यदि कहा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी आपका 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अब कहेंगे इनकी माता का क्या नाम था, माता का नाम महामाया था। क्या था, महामाया। पिता कौन थे, शुद्धोधन। क्या थे, पिता शुद्धोधन थे। माता का नाम महामाया, पिता शुद्धोधन। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब जन्म लिया तो इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो सवाल उठता है कि इनका लालन पालन किसने किया, इनका पालन पोषण किसने किया, तो किसने किया था, इनकी मौसी ने, क्या नाम था, गौतमी प्रजापति, प्रजापति गौतमी ने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। अब कहेंगे कि यह जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध क्या थे, यह ज्ञान की खोज में क्या किए, यह इन्होंने गृह त्याग दिया। ज्ञान की खोज में इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग दिया, गृह त्याग दिया। कहेंगे गृह त्याग, उन्होंने जब गृह त्यागा तो उनका संकेतक चिन्ह क्या था, घोड़ा। क्या था, घोड़ा था। अब कहेंगे कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, किसके लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब हम कहेंगे कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो हम कहेंगे 35 वर्ष की आयु में, उन्हें 35 वर्ष की आयु में। स्थान कौन सा है, बोधगया। स्थान कौन सा है, बोधगया। यह कहाँ पड़ता है, बिहार में। बोधगया स्थान बिहार में जो पड़ता है। उनको 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति। उन्हें 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको, महात्मा बुद्ध का। यदि कहा जाए कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
जब उन्होंने बोध गया में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त किया, तो उन्होंने वहाँ से क्या हुए, वहाँ से आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारनाथ में क्या किया, सारनाथ वाराणसी में उन्होंने पहला उपदेश दिया। यदि कहा जाए कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे सीरीज का पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि महावीर स्वामी को हम क्यों जानते हैं, तो क्या है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्थान क्या है, कुंडग्राम। महावीर स्वामी किससे संबंधित हैं, तो हम कहेंगे जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। थोड़ा सा हम जैन धर्म के बारे में डिटेल जानेंगे कि जैन धर्म जो है, यदि कहा जाए कि जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी चौथे तीर्थकर थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। यदि कहा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर हुए। तो पहला तीर्थकर कौन था, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन है, तो कौन है, ऋषभदेव ही क्या है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो कहेंगे महावीर स्वामी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक किसका मानते हैं, जैन धर्म का। क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, इन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो हमने देखा कि महावीर स्वामी जो हैं, इनका जन्म हमने देखा 540 ईसा पूर्व कहाँ पर, कुंडग्राम में। अब हम देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, और कहाँ हुई थी। मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, पावापुरी में। इनकी माता क्या नाम था, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला देवी था। क्या था, त्रिशला देवी था। यदि कहा जाए कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम या पिता का नाम देख लेते हैं हम। पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। यदि कहा जाए, हमने देखा कि माता का नाम त्रिशला देवी, पिता का नाम सिद्धार्थ है। अब हम देखेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। इनकी पुत्री का क्या नाम था, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा। तो हमने देखा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। माता त्रिशला देवी थी, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी क्या थी, यशोदा नाम था, पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शिनी था ना। और यह क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और या वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन पहला तीर्थकर ऋषभदेव। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस टॉपिक वाइज मिलती रहें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।